के लिए सावित्री ने बार बार मेरे राहुकाल का विनाश किया है। वो सत्या उसे कभी ना मिले। इस नई कहानी में एक नया सत्या होगा, एक नया चेहरा जिसे सावित्री कभी नहीं पहचान पाएगी। ये मां का श्राप है, ये मां का श्राप। विष गति के श्राप से सावित्री और वीर फिर से 1000 साल पहले के युग में आ गए हैं। इस युग में इनकी प्रेम कथा दोबारा शुरू होगी। इस युग में सावित्री चंपानगर की राजकुमारी दमयंती बनकर जन्मी थी और अभी तक उसे इस बात का आभास नहीं हुआ था कि उसका वीर कौन है और कहां है। देखें 1000 साल पहले के इस युग में नियति उनकी कहानी के पन्ने कैसे पलटती है। बस भी कीजिए राजकुमारी दमयंती। और कितनी दिन अभ्यास करेंगी आप? राजकुमारी जी, सूरज कहाँ से कहाँ आ गया। और वैसे भी राजमहल से हम बहुत दूर आ गए हैं, जाते ही डांट पड़ेगी। नक्षत्र, तुम हमेशा पिताजी और सेनापति जी की तरह हमारी सुरक्षा के बारे में क्यों सोचती रहती हो? तो इसमें गलत क्या है राजकुमारी जी? सेनापति जी, राजकुमारी जी, आप जानती हैं ना कि आपको इतने दूर बिना किसी सुरक्षा के आने की अनुमति नहीं है। हम तो सुरक्षित है सेनापति जी। हमारे साथ हमारी 3 सहेलियां हैं। बिजली से भी ज्यादा फुर्तीली है नक्षत्र, बुद्धि बल में सबसे ज्यादा माहिर है पूर्वा, हमारी उत्तरा दिखने में भोली जरूर है पर तिलिस्म में सबसे तेज है। अब आप ही बताइए हमें सेनापति जी, अगर हमारे पास इस राज्य की 3 सबसे निपुण अय्यार हो, हमें और सुरक्षा की क्या आवश्यकता हो सकती है? आवश्यकता है राजकुमारी जी। आप चंपानगर के महाराज की पुत्री नहीं, उनका पुत्र भी हैं। आगे चलकर आपको ही सत्ता की बागडोर संभालनी है और एक उत्तराधिकारी के बहुत दुश्मन होते हैं। इसलिए आपसे विनती है कि अब से जब भी कहीं बाहर जाएं तो ध्यान रहे कि सुरक्षा कर्मी आपके साथ हो। हम राजमहल जा रहे हैं। राजकुमारी जी का पीछा करो और ध्यान रहे थोड़ी दूरी में रहना। उन्हें यह कतई नहीं लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के कारण तुम उनके पीछे चल रहे हो। जाओ। खबरदार, तुम में से किसी ने भी माँ और पिताजी से कहा कि हम राजमहल से इतनी दूर चले गए थे। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए राजकुमारी जी, हम में से कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। काश हमें माँ और पिताजी से ये सब छुपाना ना पड़ता। हम भी अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीना चाहते हैं, अपने अनुभव से समझना चाहते हैं इस दुनिया को, खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं।
बिल्कुल उसकी तरह, एकदम स्वतंत्र। अच्छा ये बताइए राजकुमारी, आपको अपना होने वाला दूल्हा कैसा चाहिए? दादी कहती है कि लड़के को लड़की से 4 साल बड़ा, 4 अंगुल ऊंचा और 4 गुना अमीर होना चाहिए। अमीर तो होगा ही और कहीं का राजा भी होगा। और सुंदर, वो तो होगा ही। लिखवा लो, वरना इन दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी? गलत गलत गलत, तुम तीनों गलत हो मेरी प्यारी सहेलियों। मैं अगर किसी से प्यार करूंगी तो वो उसकी शक्ल, सूरत, उसकी धन या दौलत से नहीं करूंगी। मैं उसी को अपनाऊंगी जिसका मन आईने की तरह साफ हो और जो जुबान का बिल्कुल पक्का हो। करोड़ों का मालिक बेशक ना हो, पर करोड़ों लोगों का दिल जीतना जानता हो। मैं तो किसी ऐसे को ही अपना बनाऊंगी। महाराज, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? आओ महामंत्री। आपने हमें बुलाया महाराज? महामंत्री, जब से हमने शासन संभाला है तब से आपने एक महामंत्री के रूप में ही नहीं, एक अच्छे दोस्त बनकर हमारी सहायता की है। आप ही हमारे सच्चे शुभचिंतक हैं और इसलिए आज पिताश्री, क्या हम अंदर आ सकते हैं? आओ बेटा। आओ। आपके तलवारबाजी का अभ्यास कैसा रहा? बहुत खूब पिताजी। आज तो हमें ऐसे लग रहा था जैसे हमारी तलवार की नोक पर चिंगारी बैठी हो। राजकुमारी, अभ्यास करते करते कहीं आप महल से अधिक दूर तो नहीं चली गई थी ना? जल्दी से जाकर कुछ खा लीजिए। आपकी राजनीति के गुरुजी के आने का समय हो गया है। राजनीति? राजनीति का अभ्यास हम नहीं करना चाहते पिताजी। हमें यह विषय बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर क्या करना चाहती हैं राजकुमारी? बताएं। बताओ। हम एक दिन के लिए पड़ोसी राज्य में जाना चाहते हैं, पूर्वा उत्तरायण नक्षत्र के साथ। वहां एक बहुत बड़ा उत्सव लगने वाला है, हम जानते हैं। हमें बहुत मजा आएगा। हाँ जरूर, आप उत्सव में जरूर जाएं और आपके पिताजी अपना राजपाट आदि छोड़कर आपके पीछे पीछे, और साथ में राज्य की आधी सेना आपकी सुरक्षा के लिए। सेना के साथ? फिर तो आ चुका हमें मजा। महामंत्री जी, आप ही पिताजी को समझाइए, कहिए उनसे कि अब हम बच्चे नहीं रहे। अब आपको हमारी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दमयंती, समझने की कोशिश करो। मैं आपकी सुरक्षा की चिंता करता हूं क्योंकि है कुछ ऐसा जिसकी वजह से हमारे बहुत से शत्रु बन चुके हैं। राजकुमारी, अपने पिता के मन में छिपे भय को समझना आसान नहीं है। और फिर ये एक ऐसे पिता हैं जो इतने बड़े राज्य के राजा हैं, और फिर तुम अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक रखने के लिए भी तो तैयार नहीं हो। नहीं, हम अंगरक्षक नहीं रखेंगे। 24 घंटे के हर पल हमारे सर पे कोई मंडराता रहे, ये कहकर कि वो हमारी निगरानी रख रहा है। नहीं, हमें ये मंजूर नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं। और हमें ये स्वीकार नहीं कि आप एक निमिष मात्र के लिए
हमारी नजरों से ओझल हो। इस विषय पर और बात नहीं होगी। महामंत्री, बाहर चलकर बात करते हैं। महारानी, आप भी आइए। पिताजी, हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। आप कहां चल रही हैं? आपकी तो राजनीति की कक्षा होनी है। ऐसा समझ लीजिए कि हम राजनीति ही सीखने आ रहे हैं। राजनीति की जो बातें हम एक महाराज और महामंत्री की बातों से सीखेंगे, वो राजनीति का अभ्यास क्या सिखाएगा? क्या हम आपके साथ चल सकते हैं पिताजी? क्या हमें आज्ञा है पिताजी? मोरे सैया जी क्या बात है सुगंधा, चकाचक, लाजवाब हो तुम। वाह, हो गया खत्म। चलिए चलिए, लाजवाब हैं आप। ये क्या कर रहे हैं आप? हमारी तारीफ जरा धीमी आवाज में कीजिए। चांडाल सिंह जी, आप इस राज्य के उपसेनापति हैं, और अगर किसी ने आपको यहाँ इस तरीके से देख लिया तो आपको गिरफ्तार भी कर सकते हैं। हाँ, इस साल बारिश नहीं हुई, कई जगहों पर सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए नजर रखते हुए हमने किसानों के ऊपर से इस साल का कर माफ कर दिया है। पर अभी अभी गुप्तचरों से यह खबर मिली है कि कुछ लोग हमारे नाम पर कर वसूल कर रहे हैं। हमारी प्रजा पर अत्याचार हो रहा है। कौन कर रहा है ये सब? महाराज, महाराज, ये हमारे ही बीच का कोई व्यक्ति कर रहा है। चांडाल सिंह को गिरफ्तार करने वाला अब तक कोई पैदा नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि हम आपकी बाहों की गिरफ्त में आ चुके हैं। आपकी नजरें तो हमें पहले ही घायल कर चुकी हैं। हम शिकार हो गए हैं आपके। लेकिन इस मगरमच्छ को आप पानी से क्यों डरा रही हैं? देखिए, ये आपके लिए इनाम। अब तो खुश हैं आप? इन मुद्राओं की अगर चाहत हमें होती तो हम चौक पे कोठा खोल के नहीं बैठ जाते। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति?
जी महाराज, और मुझे ये बात अपने विश्वस्त सूत्रों से पता चली। आपने किसानों को करमुक्त करने का ऐलान किया है, और जिन सैनिकों को आपने किसानों तक ये संदेश पहुंचाने के लिए भेजा है, यदि वही सैनिक किसानों को लूटेंगे तो निसंदेह उन्हें हमारी किसी आदमी की शय मिली। वहां आपकी चचेरी बहन, हमारी बचपन की दोस्त, इस राज्य की महारानी बन के बैठी, और यहाँ हम आपकी जान सुगंधा सिवाय नाच गाने के कर क्या रही है? कहा वो उस आसमान पे और कहा मैं इस धूल। प्राणनाथ, हमें पता है एक आप ही है जो हमें उस आसमान तक ले जा सकते हैं। ले जाएंगे ना आप? सबर सुगंधा सबर। चांडाल बनेगा सभी के लिए चीका जंजाल, और सभी काम होंगे चकाचक। परंतु आप चिंता मत कीजिए महाराज, मैंने इस काम के लिए अपने गुप्तचर लगा दिए, शीघ्र ही वो आदमी पकड़ा जाएगा। सेनापति, सिर्फ गुप्तचरों से गुत्थी नहीं सुलझेगी, हमें राजगुरु के कुशल अय्यारों की मदद लेनी होगी। अब मैं भाई भूतनाथ, बोलो गोपाल, ये खूसट बुढ़ऊ सेनापति राजा के कान भर रहा है। सूखी घास पर आग की तिल्ली डाल रहा है। तो फिर क्या किया जाए? जाके मालिक को बताया जाए। तो फिर चला जाए। महामंत्री जी महाराज। राजगुरु को दरबार में आमंत्रित किया जाए। सरकार, ये सारा धन राज्य के उत्तरी क्षेत्र के किसानों से वसूला गया है, और जैसा आप सोच रहे थे ना, ठीक वैसा ही हुआ। अब राज्य के सभी किसानों में राजा के प्रति आक्रोश पैदा हो गया है सरकार। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे दो फायदे होंगे। एक, गरीब किसान राजा से नफरत करने लगेंगे, और दूसरा, हम पर धन की वर्षा होगी। अनर्थ हो गया सरकार, अनर्थ हो गया सरकार, अनर्थ हो गया सरकार, सब कुछ बर्बाद हो गया सरकार। बड़ी बुरी खबर है। आधी इधर है, बाकी इधर है। बकवास मत कर, नहीं तो यहाँ काटूंगा ना तो आधा यहाँ गिरेगा, बाकी बाहर। इस समय यहाँ आने की हिम्मत कैसे की तुमने? बताओ जल्दी, चकाचक। सरकार, महाराज को सब कुछ पता चल गया है कि उनका नाम लेकर कोई किसानों से कर वसूल कर रहा है। सेनापति ने उन्हें विश्वास दिलाया है कि ये काम कोई अंदर का आदमी कर रहा है। अब क्या होगा प्राणनाथ? अब तो एक ही बात हो सकती है कि इन सिपाहियों को राजा के पास ले जाऊं, राजा के पास ले जाऊं, क्योंकि यही सिपाही तो गरीब किसानों से कर वसूल रहे थे। हमें आप ऐसा नहीं कर सकते हैं सरकार। अरे आपके कहने पर ही तो हम ये सब कर रहे थे सरकार। ये दोनों तो अब भी घबरा गए। अगर इन दोनों को कारागार में यातना दी गई, ये तो तब भी मुंह खोल देंगे। मुंह तो तब खोलेंगे जब बोलने के लायक रहेंगे। किसने कहा कि मैं महाराज के पास इन्हें
जीवित लेकर जाऊंगा। क्षमा करना मित्र, अब तुम्हारा और हमारा साथ यहीं खत्म होता है। सरकार, अब तो जीतेगा बाजी।